अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो में देखते हैं, इंटरनेशनल डिस्कोर्स पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, इंटरनेशनल डोमेन में क्या चल रहा है। 1945 से 1990 तक दुनिया ने बाइपोलर वर्ल्ड देखी, यानी कि दो हिस्सों में बटी हुई दुनिया थी। एक हिस्से के ऊपर जो था वो असर रसूख था सोवियत यूनियन का, जो कम्युनिज़्म के नज़रिए को प्रमोट करना चाहता था। एक हिस्से पे जो असर रसूख था वो यूएस का था, अमेरिका का था, जो कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहता था। सर्द जंग चलती रही। सर्द जंग बेसिकली वो होती है जिसमें डायरेक्ट आर्मीज़ जो हैं दो ममालिक की, वो लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, बल्कि इनडायरेक्टली दूसरे ममालिक के थ्रू लड़ाइयों में इन्वॉल्व हों, या फिर वो वैसे खींचातानी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे उनकी चल रही हो, वो सर्द जंग होती है। तो 1990 में आके सोवियत यूनियन टूट गया। उसकी गालबन 13 रियासतें उसकी अलग हुई, और वो जिसमें यूक्रेन भी थी। यूक्रेन जो आज जिसके साथ उसकी जंग चल रही है वो भी था जिसमें। तो वो सोवियत यूनियन टूट गया, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यानी कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका रह गया दुनिया में। तो सुपर पावर बेसिकली वही होता है जो हेजमन होता है दुनिया के नक्शे पे, जिसने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया होता है और उस हिसाब से दुनिया के मामला चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही 2015 2013 14 15 आया, तो उसके बाद दुनिया जो है वो दोबारा से बाईपोलर तो नहीं लेकिन मल्टीपोलर बन गई, यानी कि जिसमें ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ जो थे वो उभरे, दुनिया के नक्शे पे उभरे। जिसमें सबसे जो आप कह लें कि सबसे जो मजबूत कंटेंडर, जो यूएस का कंटेंडर उभरा, वो चाइना था, जिसने माशी तौर पे बेमिसाल तरक्की जिसने की। अब ये ताकत के मराकज़ जब उभरे तो ज़ाहिर सी बात है यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही। यूएस का इन्फ्लुएंस जो था, असर रसूख था अमेरिका का, वो कम हो गया। तो रशिया जो सोवियत यूनियन की मदर कंट्री थी, रशिया पेरेंट स्टेट थी, वो रशिया, सोवियत यूनियन टूट के रशिया रह गया, तो वो भी दोबारा से ताकतवर हुआ। तो अब उस दौरान में 1945 से 1990 के दौरान में एक नेटो तंजीम बनाई थी यूएस, जिसको लीड कर रहा था। उसमें ज़्यादातर कैपिटलिज्म को मानने वाले, डेमोक्रेसी को मानने वाले ममालिक उसमें शामिल थे। तो जबकि उधर से वारसा पैक्ट नाम की तंजीम बनाई गई उसका काउंटर करने के लिए, रशिया की सोवियत यूनियन की तरफ से। खैर, अभी पिछले साल, अच्छा इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पिछले साल 24 फरवरी 2022 को अ, रशिया ने अपने बॉर्डरिंग कंट्री यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, और वहाँ पे बेतहाशा सिविलियंस की अमवात वाक़या हुई, यूक्रेन के फ़ौजियों की अमवात वाक़या हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ बहुत ज़्यादा वहाँ पे। और दुनिया में एक दफ़ा फिर जो है वो जंग के तबल बजने शुरू हुए, अलार्म होगी, पूरी दुनिया अलार्म्ड होगी। और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली यूक्रेन को इनडायरेक्टली दुनिया ने इमदाद देना शुरू कर दी। रशिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ इक़्तिसादी लग गई। उसके जो बैरून ममालिक डॉलर्स में जो उसके एसेट्स थे, जो उसके अकाउंट्स वगैरह थे, वो सारे फ्रीज़ हो गए। और रशिया का जो एक इकोनॉमिक, बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक वेंचर है उसका, वो ये है कि जी वो उसके पास बहुत सारे तेल के और गैस के ज़खायर हैं। सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पे उसके पास सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं, और गैस के ज़खायर तो शायद उसके पास सबसे ज़्यादा है दुनिया में। वो यूरोप को और दूसरे बहुत सारे ममालिक को वो सप्लाई करके वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है रशिया। तो उस जब वो सैंक्शंस लगी, तो उसमें फिर ये वाली चीज़ भी सामने आई कि इसका क्या किया जाए। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने 2022 के दिसंबर 2022 तक का अंदिया दिया कि इसके बाद हम रशिया से तेल लेना ख़त्म कर देंगे, और जो भी कोई तेल लेगा, रशिया से तेल लेगा, वो $60 फी बैरल से ज़्यादा नहीं लेगा। यानी कि जो इक़्तिसादी पाबंदियों की जो एक नौयत थी, वो इस तरह सामने आई। उसमें मकसद उनका यही था कि जी रशिया को कम से कम पैसा इकट्ठा हो, ताकि वो जो वो जंग उसने यूक्रेन के खिलाफ छिड़ी है, वो उसमें ज़्यादा मतलब असला इस्तेमाल ना कर सके, या उसमें अखराजात मतलब उसके रुक जाएँ। बहरहाल ये सिलसिला शुरू हुआ, और जो उसके ईस्टर्न जो इलाका है यूक्रेन का, रशिया ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशकदमी कर ली। उसमें कीव का इलाका है, और खार्किव का इलाका है, डोंबास का इलाका है, ओडिशा का इलाका है, इन पे एक दफ़ा रशिया का कब्ज़ा हो गया। लेकिन उसके बाद इनडायरेक्टली यूक्रेन को इमदाद शुरू हो गई, फ़ौजी इमदाद भी, यानी कि सिपाहियों की सूरत में लोग वॉलंटियर बना के फ़ौजी भी वहाँ पे आए, अमेरिका से भी गए, यूरोप से भी लोग गए, और पैसों की इमदाद भी यूक्रेन को शुरू हो गई। तो उसने बहुत ज़्यादा
जो थी उसका जो एडवांस था, जो उसका रशिया की जो फ़ौजें आगे बढ़ रही थी वो पेशकदमी रुक गई, बल्कि उन्होंने बहुत सारा इलाका अपना वापस भी ले लिया। और आज की डेट में तकरीबन रशिया के 2 लाख के करीब फ़ौजी मौत का शिकार हो चुके हैं अब तक। लेकिन उसकी कमी पूरी करने के लिए खैर रशिया ने 3 लाख तकरीबन 3 लाख फ़ौजी और भर्ती किए हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं है। बहरहाल वो उसने कमी पूरी कर ली। अच्छा, इसमें एक तो ये हुआ कि जी ये काम हुआ कि यूक्रेन को इमदाद आई, लेकिन यूक्रेन ने फिर भी दुनिया से मदद की अपील वो करता रहा कि जी हमें मज़ीद असला भी दिया जाए, हमें पैसे भी दिए जाएँ। तो वो बहुत अरसे से वो कोशिश कर रहा था कि जर्मनी के एक टैंक हैं, वो मतलब बड़े मोहल्ले के टैंक हैं, टैंक्स उसको प्रोवाइड किए जाएँ। और जो यूएस के जो 2-3 व्हीकल्स, जो 2-3 वेपनरी है वो उसने डिमांड की। उसमें एक है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दूसरा ब्रैडली आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और अब्राम्स मेन बैटल टैंक्स। आखिरकार हिचकिचाने के बाद, काफ़ी हिचकिचाहट के बाद जर्मनी ने भी उसको हामी भर ली कि वो उसको वो वाले टैंक देगा, और अमेरिका ने भी ये तीनों उसको वेपनरी देने का वादा कर लिया, और साथ में $9 बिलियन की एड का भी वादा किया। अब ये जो वेपनरी सारी है जर्मनी या यूएस की तरफ से जो आनी है, ये बेसिकली ये अप्रैल में जाके कहीं आनी है, अप्रैल। लेकिन इस वक्त जो रशिया कर रहा है वो ये कर रहा है जी कि उसने जो 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 इलाका उसके ज़ेर तसल्लुत है, यूक्रेन के ज़ेर तसल्लुत है, उसके आसपास फ़ौजी इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। और अभी खबरें यही आ रही हैं कि जी आने वाले 10-15 दिन में रशिया जो है वो बहुत बड़ा हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर। उसमें एक चीज़ उनकी ये भी उनको समझ में आ रहा है कि जी आने वाले दिनों में उनके पास बहुत ज़्यादा मौलिक हथियार इकट्ठे हो जाएंगे, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो उससे पहले पहले वो जितना ज़्यादा पेशकदमी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो उस पे यूक्रेन पे कब्ज़ा करने के काबिल हो तो कब्ज़ा कर सकते हैं, तो वो कर लें। तो बेसिकली ये इनका इस वक्त सिस्टम चल रहा है। अब इसमें जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगी थी, उनको उसने धोखा देने में वो कामयाब रहा है। उसने नई मार्केट्स तलाश करने की कोशिश की है, जो $60 फी बैरल से ज़्यादा उसको प्राइस पे कर सकें। और उसने इंडिया और चाइना, जो बहुत ज़्यादा उससे ऑलरेडी एनर्जी ले रहे थे, फ्यूल और गैस वगैरह ले रहे थे, उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे और ज़्यादा अपनी मिकदार बढ़ा दी है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ले रहे हैं। इसका मतलब यही है कि उनको पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, पैसों की कमी नहीं वाक़ई होगी, जो कि सैंक्शंस का मकसद था कि उनको पैसे कम मुहैया हों रशिया को। अच्छा, ये सारे वाक़यात तो चल रहे हैं। अब हम इसमें ये ज़रूर देखेंगे जी इसकी रीज़न क्या है, इस कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न क्या है। एक तो वो जी ठीक है, वो सिलसिला चला आ रहा था, एक कोल्ड वॉर वाला सिलसिला चला आ रहा था, असर और सूख का दायरा बढ़ाने का सिलसिला चला आ रहा था, वो तो ठीक है। लेकिन इसमें रशिया ने जो मौक़िफ़ अपनाया है, जो मतलब जो उसने एक दिया है मौक़िफ़ दुनिया को, जो उसका बयानिया है, वो ये है कि जी वहाँ पे डीमिलिटराइज़ेशन की जाए, यानी कि वहाँ मिलिटराइज़ेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है नेटो के बिहाफ़ पे और यूरोपीय यूनियन के बिहाफ़ पे यूक्रेन में। एक तो उसके लिए, और वहाँ पे नाज़िज़्म के असरात बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो रशिया ने ये बहाना बना के उसके ऊपर हमला किया। ये तो मौक़िफ़ उसने वैसे अपनाया, लेकिन इसमें यही तज्ज़ियाकार यही बात करते हैं कि बेसिकली जो यूक्रेन ने नेटो की मेंबरशिप लेने के लिए जो बहुत ज़्यादा पर तोड़ रहा है, कोशिशें कर रहा है, और उसको उम्मीद तो यही की जा रही है कि उसको नेटो की मेंबरशिप मिल भी जाएगी, और यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है, तो वो भी उसको उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो भी उसको मिल जाएगी। तो रशिया किसी भी सूरत ये अलाउ नहीं कर सकता कि उसके बॉर्डर पे आके एक नेटो उसके बॉर्डर तक पहुँच जाए, नेटो वहाँ पे आके बैठ जाए। बेसिकली यूक्रेन का शामिल होना, बेसिकली नेटो में शामिल होने का मतलब ये है कि वो नेटो वहाँ पे आके बैठ गया। तो उसने वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये काम किया। लेकिन जो जो वेस्टर्न ओपिनियन और तज्ज़िया और बयानिया इसके बारे में है, वो ये है जी कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की जो एम्पायर थी 18वीं सदी में, रशियन एम्पायर जो थी, वो उस वक़्त से ये उसके ऊपर अपना दावा करते हैं, यूक्रेन के ऊपर अपना दावा करते हैं कि जी यूक्रेन इनका इलाका इसके साथ शामिल होना चाहिए। फिर वो ये भी कहते हैं जी, इंग्लिश के में बल्कि उन्होंने जुमला ये लिखा हुआ है वहाँ पे कि रशिया ये समझता है जी कि यूक्रेन्स प्लेस इज़ अंडर द थंब ऑफ रशिया, यानी कि वो रशिया के अंगूठे के नीचे उसकी जगह बनती है। और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 1921 में इन्होंने कब्ज़ा किया था, सोवियत यूनियन ने, जब 1917 में सोवियत रेवोल्यूशन आया था, 1921 में रेड आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया था यूक्रेन पे। तो बेसिकली वो उसी 18वीं सदी की जो पिछली उनकी चली आ रही थी
यूक्रेन के बारे में अपना एक उनका वो दावा चला आ रहा था, उसी की वो बेसिकली तसलसल था। ब्लूमबर्ग ये कहता है बेसिकली कि रशिया बाय फोर्स जो यूक्रेन की एक डायरेक्शन है वो उसको एक डायरेक्शन देना चाहता है, यूक्रेन के फ्यूचर को एक डायरेक्शन देना चाहता है कि जी इसका फ्यूचर क्या होगा। यूक्रेन डिप्लोमेसी अडॉप्ट करते हुए नेटो के साथ शामिल होना चाहता है, यूरोपियन यूनियन के साथ शामिल होना चाहता है, लेकिन रशिया उसको अपने साथ शामिल करना चाहता है, वो बाय फोर्स उसको एक रास्ता नजर आया, उसने ये किया। इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आज के दौर में एनेक्सेशन और जंग करना और सारा कुछ ये वैसे ही खिलाफ वर्जी इंटरनेशनल लॉ की, जिसका सिग्नेटरी रशिया खुद भी है और ये उसमें उसके इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करने में अपना रोल भी प्ले करता रहा है। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल का ये परमानेंट मेंबर है रशिया, जिसमें इसके पास वेटो पावर है। लेकिन खैर इंटरनेशनल लेवल पे जब ये काम हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको जो इसका यूएन की बॉडी है ह्यूमन राइट्स की, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल से इसको उसके बाद निकाल भी दिया गया रशिया से। रशिया को निकाल दिया गया है यूएन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल से इसको निकाल दिया गया है, और हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद इसको यूएन बॉडीज से निकाल दिया जाए। तो अब इसमें देखा ये जा रहा है, दुनिया ये देख रही है कि इसका फ्यूचर क्या है, ये जो जंग हुई है इसका फ्यूचर क्या है। अब कहते यही है कि जी अगर तो उसने एक बड़ा हमला कर दिया रशिया ने, तो वो यूक्रेन पे कब्ज़ा कर सकता है, और अगर वो कब्ज़ा करने में कामयाब नहीं भी होता फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर कर भी लेता है और कामयाब हो जाता है या नाकाम भी रहता है और काफ़ी सारे हिस्से पर कब्ज़ा कर लेता है यूक्रेन के, तो तजियाकारों के कहने के मुताबिक ये एक तीसरी जंग अज़ीम में ये कन्वर्ट हो सकती है, ये वाली जो जंग है यूक्रेन की। अगर हम इसकी मुमासलत दूसरी जंग अज़ीम से लें या पहली जंग अज़ीम से लें, तो उसमें भी उस वक्त इसी तरह होता था कि ममालिक एक दूसरे के साथ मुआहदात हुए हुए थे कि जी अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हम मिल के आपका दिफा करेंगे, यानी कि उस दौर में ये मुआहदात हुए हुए थे। तो एक मुल्क के ऊपर कब्ज़ा हमला होता था, जैसे जर्मनी ने पोलैंड पे जब किया तो हंगरी भी उसमें कूद पड़ा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया कूद पड़ा, और करते करते रशिया, करते करते सारा जो यूरोप था वो उस जंग में कूद पड़ा, क्योंकि उनके एक दूसरे के साथ मुआहदात थे। तो आज अगर हम सिचुएशन देखें तो वही है कि अगर यूक्रेन अकेला होता तो वो किसी भी सूरत रशिया के पेशकदमी को रोक नहीं सकता था, रशिया का अब तक कब्ज़ा हो चुका होता, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कुमक आई, और अभी भी यूएस एक पार्टी बन के जो है वो रशिया के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है। वो यही कहता है जी कि अगर पीस यानी कि अगर अमन की कोई सूरत निकलती है तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को फ़ौरन से पहले ग्रैब करना चाहिए, यानी कि। और फिर उसने जब इतनी सारी वेपनरी देने का वादा किया, इतनी सारी इमदाद देने का वादा किया, तो इसका मतलब है कि वो एक पार्टी है इस जंग में और रशिया के खिलाफ एक पार्टी है। तो हो सकता है ये वाकई ये तीसरी जंग अज़ीम में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इधर से रशिया के भी चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इधर से चाइना का जो है वो यूएस के साथ एक टाकरा चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, एक मुसाबकत चल रही है। तो हो सकता है चाइना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रशिया की हेल्प करे, हो सकता है इंडिया भी किसी हवाले से उसमें कूद पड़े, हो सकता है न्यूट्रल रहे। तो बहरहाल ये मामला इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन दिया है, वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन एक यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने दिया है। उसने दिया जी कि इसमें वो, मैं इंग्लिश में आपको थोड़ा सा बताता हूँ पहले। द डॉक्यूमेंट सजेस्टेड ए पीस सोल्यूशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रलिटी ऑफ यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, सिक्योरिटी गारंटीज फॉर इट्स सॉवरेनिटी, इसकी सॉवरन रहने की गारंटी दी जाएगी। यानी कि एक पॉसिबल सोल्यूशन, मुमकिन सोल्यूशन ये हो सकता है कि जी उसमें बैठ के मुज़ाकरात अगर हों तो फिर उसमें ये वाली बातें की जा सकती हैं कि जिससे दोनों पार्टियां राज़ी होकर वो इस एग्रीमेंट पे आ जाए और पीस कायम हो जाए, वार ख़त्म हो जाए। सिक्योरिटी गारंटीज फॉर इट्स सॉवरेनिटी, रशियन कंट्रोल ऑफ क्राइमिया फॉर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, आफ्टर विच द पार्टीज वुड सीक थ्रू डिप्लोमेसी ए परमानेंट डीजोर सेटलमेंट, यानी कि रशिया को कुछ अर्से के लिए क्राइमिया का कंट्रोल दे दिया जाए, उसके बाद जो दोनों पार्टीज़ हैं यूक्रेन और रशिया वो डिप्लोमेसी के थ्रू एक सेटलमेंट अडॉप्ट करें, सेटलमेंट की तरफ आएँ। अटानमी ऑफ लुगांस्क एंड डोनेस्क, यानी कि वो जो इलाके उसके यूक्रेन के लुगांस्क और डोनेट्स हैं, वो रीजन यूक्रेन के ऑटोनमस रहें, यानी कि वो खुद मुख्तार रहें। Guaranteed commercial access for both Ukraine and Russia to the Black Sea ports within both countries, यानी कि दोनों की कमर्शियल एक्सेस हो ब्लैक सी पे, रशिया और यूक्रेन की।
द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ वेस्टर्न सेंक्शंस ऑन रशिया इन कंजंक्शन विद द विड्रॉल ऑफ रशियन मिलिट्री, यानी कि अगर रशिया अपनी मिलिट्री को वहाँ से हटाता है यूक्रेन से, तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ इंटरनेशनल लेवल पर लगी हैं वो ख़त्म हो जाएँ। ए मल्टीलेटरल फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इन विच रशिया वुड आल्सो पार्टिसिपेट, तो यूक्रेन में जो इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उसके लिए एक फ़ंड को तामीर किया जाए, एक एजेंसी बनाई जाए जो वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करे और जिसमें रशिया भी अपना रोल प्ले करे। और इमीडिएट एक्सेस फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, यानी कि जो वहाँ पे मुश्किलात में फंसे लोग हैं उन तक ह्यूमैनिटेरियन जो है वो एक्सेस दी जाए, वहाँ पर उनकी मदद की जाए। एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू सपोर्ट द पीस एग्रीमेंट थ्रू इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल एक जो रेजोल्यूशन पास करे और जिसमें इस एग्रीमेंट को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको मॉनिटर किया जाए। यानी कि ये एक सोल्यूशन उन्होंने दिया है कि ये पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो रशिया अपने जो उसने इकदाम किए हैं वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, और रशिया कोई बात फ़िलहाल सुनने को तैयार नहीं है, और जो भी उसके खिलाफ इंटरनेशनल पाबंदियाँ या इंटरनेशनल प्रेशर उसके खिलाफ बिल्ड किया गया वो उसमें अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया। तो अब देखते हैं कि जी ये 24 फरवरी 2023 को एक साल मुकम्मल हो जाएगा, तो उसमें रशिया तो ये एक बड़े हमले की सूरत में एक उनको दुनिया को एक सरप्राइज़ देना चाहता है, एक तोहफ़ा देना चाहता है जी कि एक साल हो गया, तो एक साल दुनिया उसकी बरसी मना रही है कि एक साल बरसी हो गई है जी, बरसी है ये, और रशिया इसमें इनको ये देना चाहता है, हमले की सूरत में उनको दिखाना चाहता है जी। बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पे आज के दौर में ये सारी चीज़ें एनेक्सेशन और ये वो मामला इनके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल तो हो चुका है, लेकिन अगर आज कल भी ये वाक़यात हो रहे हैं तो ये इंटरनेशनल लॉ की बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ वर्जी है, और आज के दौर में अमन की बातें ही होनी चाहिए, ऐसी एग्रेशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए।